तो नेक्स्ट लेक्चर में आज हम देखते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कंसेप्ट को और साथ ही साथ समझेंगे कि क्या हमारे पास में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। पिछली जो क्लास रही थी उसमें मैंने आप लोगों से रिफ्लेक्शन को लेकर बात करी थी, जिसमें मैंने आप लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करी, फिर मैंने मिरर फॉर्मूला को लेकर बात करी और उसकी मैग्निफिकेशन को लेकर बात करी। आई होप आप लोगों ने वो सारी देखे होंगे कि क्या क्या हमारे पास में इमेज फॉर्मेशंस बनती है, कॉनकेव मिरर है या फिर कॉन्वेक्स मिरर है या प्लेन मिरर है, तो उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और किस तरह के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारे वहाँ पर हमने कवर करने की कोशिश करी है। ठीक है, देखिए जो आज के लेक्चर की पीडीएफ फाइल है और जो प्रीवियस पेपर्स हैं वो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, देखिए आज बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्योंकि ये हमारी नींव तैयार करेगा हमारे लेंसेज को समझने के लिए। तो पहले आप लोगों को रिफ्लेक्शन का मतलब, रिफ्रैक्शन का मतलब समझना चाहिए। पिछली जो थी उसके अंदर में हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा था, यानी कि जब लाइट हमारे पास में बाउंस बैक हो रही थी तो हम कह रहे थे कि वहां पर मेरे पास में वो रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट आ रहा है। लेकिन साथ ही साथ हमने देखा था कि कुछ लाइट जो थी वो हमने इंसिडेंट करी और कुछ यहाँ पर ट्रांसमिट हो गई थी और कुछ यहाँ पर बाउंस बैक हो गई थी। तो यहाँ पर मैंने कहा था कि ये जो नाम है इसको हम देंगे रिफ्रैक्शन का, यानी कि अपने एक्चुअल पाथ से वो मीडियम के अंदर में जब दो मीडियम्स का हमारे पास में इंटरफेस आता है, ये देखिए दो मीडियम का मेरे पास में इंटरफेस आएगा और जब दो मीडियम का इंटरफेस आने से लाइट का कुछ पोर्शन अगर ट्रांसमिट हो रहा है लेकिन कुछ अपने एक्चुअल पाथ से वो डेविएट हो जाता है। ध्यान से सुनना इस पॉइंट को कि अपने एक्चुअल पाथ से वो डाइवेट हो जाता है, डेविएट हो जाता है, तब हम क्या कहते हैं कि वहां पर कौन सा कंसेप्ट हमारे पास में काम आ रहा है, रिफ्रैक्शन का कंसेप्ट हमारे पास में काम आ रहा है। अब इसके कहां यूज होंगे, देखो आप लोग देखते हैं कि एक पानी का गिलास लिया आप लोगों ने और उसके अंदर में अपनी पेंसिल को डाल के देखिए तो आपको दिखेगा कि पेंसिल थोड़ी मुड़ी हुई दिखाई देगी। एक कॉइन उसके अंदर में डाल दिया तो आपको दिखेगा कि वो कॉइन थोड़ा ऊपर उठा दिखाई देगा। ये सारा हो क्यों रहा है, इसके पीछे कंसेप्ट जो रहता है वो मेरे पास में रिफ्रैक्शन का रहता है। अब इसके कंसेप्ट को समझ लेते हैं जल्दी से। देखिए ये मेरे पास में इंटरफेस रहेगा, नीचे मान लो मेरे पास में ये बाहर एयर है और नीचे हमने इसके अंदर में वाटर भरा हुआ है, ये नीचे हमारे पास में वाटर है, यानी दो मीडियम मेरे पास में आ गए। ठीक है जी, अब यहाँ पर दो मीडियम आ गए तो आप लोगों को पता होगा कि नॉर्मल हमने कैसे निकालना सीखा था कि जो भी सरफेस आप कंसिडर करोगे वहां से आप परपेंडिकुलर डाल दोगे और वो मेरे पास में नॉर्मल का काम करेगा। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि ये इंटरफेस मेरा ऊपर की साइड में ऐसे है, तो मैं इसका नॉर्मल कुछ इस तरह से शो कर दूंगा। अब जो लाइट मेरे पास में इंसिडेंट होगी वो यहाँ पर इंसिडेंट होती है इस पॉइंट के ऊपर में, और ये भी बताई थी कि हर पॉइंट पर मेरे पास में नॉर्मल होता है, लेकिन हम वही कंसिडर करते हैं जहां पर मेरे पास में लाइट इंसिडेंट हुई है। वैसे तो इसके हर पॉइंट पर, यहाँ पर नॉर्मल है, यहाँ नॉर्मल, हर पॉइंट पर नॉर्मल है, हम यहाँ पर इसका कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि लाइट मेरी यहाँ पर इंसिडेंट हुई है, सीधी आएगी भाई, थोड़ा सा यहाँ पर टेढ़ा हो गया ये। चलिए अब यहाँ पर बात करें कि ये मेरे पास में एंगल जो बनाएगी इसको एंगल आई बोलेंगे। कुछ रे जो थी मेरे पास में वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए यहाँ से ट्रांसमिट हो जाएगी, सॉरी रिफ्लेक्शन या बाउंस बैक हो जाएगी, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो ये जो रे है ना, इसका एक्चुअल पाथ क्या रहने वाला था, ये इसका एक्चुअल पाथ रहने वाला है भाई। अगर ये सीधी आ रही है, ये मैं इसको सीधा बना देता हूं भाई, यहां पर मेरे पास में सीधी लाइन आ रही है तो ये कुछ सीधा जाना चाहिए अपने इस एक्चुअल पाथ में। ठीक है, ये इसका एक्चुअल पाथ है, लेकिन जब हमारे पास में लाइट जो है वो अपने मीडियम से जब चेंज करती है तो वहां पर उसकी स्पीड के अंदर में वेरिएशन आ जाता है। किसके अंदर में, स्पीड के अंदर में वेरिएशन आ जाता है, यानी कि इस मीडियम के अंदर अलग स्पीड रहेगी, इस मीडियम के अंदर में अलग स्पीड रहेगी। तो दो केसेस वहां पर बनते हैं कि लाइट जो है वो अपने एक्चुअल पाथ से या तो मेरे पास में नॉर्मल की तरफ आ जाए, यानी कि टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल रहेगा भाई मेरे पास में, ये जो व्हाइट कलर अभी मैंने बनाया ये इसका नॉर्मल रहेगा, या तो पहला केस है वो टुवर्ड्स द नॉर्मल आ जाए, या फिर दूसरा मेरे पास में केस क्या रहेगा कि ये रे जो लाइट है ये यहां से मेरे पास में चले जाए अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी कि अपना एक्चुअल पाथ तो उसका ये था लेकिन वो अवे फ्रॉम, ये नॉर्मल है तो नॉर्मल से क्या जा रही है, दूर की तरफ में जा रही है। तो दो केसेस यहां पर मेरे पास में रिफ्रैक्शन के बनते हैं, जो कि सारे फिनोमेना जो हमने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताए कि जो पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना या कॉइन का ऊपर उठाई देना, ये दोनों के कंसेप्ट यहां पर टुवर्ड्स और अवे के ऊपर में ही डिपेंड करते हैं। अब बात करें कि कब ये टुवर्ड्स आएगी और कब मेरे पास में अवे जाएगी, तो उसको लिए हमें एक छोटी सी चीज समझनी पड़ेगी कि दो तरह के मेरे पास में मीडियम होता है, एक होता है मेरे पास में डेंसर मीडियम और दूसरा होता है मेरे पास में रेयरर मीडियम। अब कौन सी लाइट किस तरफ में जाएगी उसका मैं शॉर्टकट आप लोगों को बता देता हूं जल्दी से कि कैसे हमें इसको ऑब्जर्व करना है। देखो मान लो मेरे पास में जो रे ऑफ लाइट है वो आ रही है, ऊपर डेंसर मीडियम है और नीचे मेरे पास में रेयरर मीडियम है। अब इसके अंदर में डेंसर मीडियम का एक छोटा सा कंसेप्ट आप समझ लो कि डेंसर मीडियम वो होते हैं जिनके अंदर में लाइट जो है
अगर कंपेयर करें वैक्यूम के साथ में तो उसमें उसकी स्पीड क्या होती है, स्पीड जो होती है वो कम होती है। क्या होती है भाई, कम होती है। अगर मैं इसको किसके साथ में कंपेयर करता हूं, वैक्यूम के साथ में, यानी कि कुछ भी ना रहे, या ना तो मेरे पास में कोई मिट्टी का कण रहे, ना कोई मेरे पास में एनवायरमेंट रहे, ना मेरे पास में कोई एयर रहे, कुछ भी नहीं है, तो वहां पर जो स्पीड ऑफ लाइट होती है कितनी होती है भाई, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो यहां पर हम कहेंगे कि ये मेरे पास में जो स्पीड है इसकी, अगर मैं कंपेयर कर रहा हूं इसके साथ में, तो यहां पर कम रहेगी इस मीडियम की। और रेयर मीडियम का मतलब होता है कि मेरे पास में अगर मैं कंपेयर कर रहा हूं दो मीडियम्स को, इसके साथ में हम जो मेरे पास में वैक्यूम को कंपेयर नहीं करेंगे, क्योंकि वैक्यूम को कंपेयर करेंगे तो वैक्यूम ये हमारी हाईएस्ट स्पीड होती है, इससे ऊपर चली जाएगी। जब हम कंपेरिजन करते हैं किसी रेयर और डेंसर का, तो दो मीडियम, जैसे मान लो मेरे पास में गिलास है और एक मान लो मेरे पास में वाटर है, दो अलग अलग मीडियम मैंने ले लिए। मीडियम का मतलब होता है जहां से मेरे पास में लाइट को जाने का रास्ता है, वो मेरे पास में एयर भी हो सकती है, वो गिलास भी हो सकता है, वो मेरे पास में वाटर भी हो सकता है। यानी गिलास के अंदर में आपने पानी भरा और वो जो मीडियम आपको दिख रहे हैं, बाहर एक गिलास दिख रहा है, अंदर पानी दिख रहा है, लेकिन उसके ऊपर भी तो हवा होगी, तो सारे मीडियम एक दूसरे के इंटरफेस बना रहे हैं, लेकिन हम कौन सा कंसीडर कर रहे हैं वो उस पर हमें ध्यान देने की जरूरत होती है। मान लो मेरे पास में दोनों है और हम देखते हैं कि वाटर के अंदर में जो लाइट है वो कम ट्रेवल करती है एज कंपेयर टू यहां पर, यानी कि मेरे पास में गिलास के अंदर में वो ज्यादा स्पीड से ट्रेवल करती है। तो जो मेरे पास में गिलास रहेगा वो क्या कहलाएगा, मेरे पास रेयर मीडियम कहलाएगा, और वाटर जो रहेगा वो मेरे पास में कहलाएगा, यहां पर हम करेंगे इसको रेयर मीडियम हो गया, और ये मेरे पास में डेंसर मीडियम हो गया। और अगर मैं कंपेयर करूं कोई दूसरा मीडियम, मान लो मेरे पास में अल्कोहल है या ग्लिसरीन है, इन दोनों को कंपेयर करूं इनके साथ में, तो हम उसके कंपैरिजन के बेसिस पे हम बताएंगे कि किसके अंदर में स्पीड ज्यादा है और किसके अंदर में स्पीड कम है। तो यहां पर हम बात करें कि कौन सा कंसेप्ट यहां पर काम में आता है, तो उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें यह बताता है कि हमारी जो लाइट है वो कितनी हमारे पास में रिफ्रैक्ट करेगी। यानी कि अगर मेरे पास में इसकी वैल्यू ज्यादा रहेगी, मान लो 2.5 है, या फिर मैं कहूं कि जो वाटर के जो मेरे पास में गिलास की रहेगी 1.5 के आसपास रहेगी गिलास की, और वाटर की रहेगी वो रहेगी लगभग 1.75। तो आप लोग देखेंगे कि जिसकी वैल्यू ज्यादा रहेगी वो मेरे पास में डेंसर का काम करेगी। सिर्फ इतना सा आप लोग को यहां पर ध्यान रखना है कि अगर मान लो मेरे पास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू अगर ज्यादा है तो वो मेरे पास में डेंसर का काम करेगा, और जिसकी वैल्यू ये कम है, जब हम दो को कंपेयर कर रहे हैं, तो वो मेरे पास में रेयर का काम करेगा। जैसे मान लो एक की 2.5 है और एक की मेरे पास में 1.5 है, तो इससे हमें कंक्लूड ये करना है कि ये मेरे पास में डेंसर है और ये मेरे पास में रेयर मीडियम कहलाएगा। ये कंसेप्ट छोटा सा है लेकिन बहुत काम आने वाला है। आगे जब हम बात करेंगे हमारे पास में जो लेंसेज होंगे, या फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात करेंगे, या फिर जो हमारे पास में रिफ्रैक्शंस की क्या एप्लीकेशंस होती हैं, उसके ऊपर देखेंगे। तो यहाँ पर ये कंसेप्ट आप लोगों को ध्यान में रखना है कि ये सारी चीजें हम कंसिडर करते हैं किसके बेसिस के ऊपर में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेसिस पे हम इनको बताते हैं। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो ये मेरे पास में, अब उसी कंसेप्ट पर आता हूं कि कौन सी लाइट मेरे पास में टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी, कौन से मेरे पास में अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, क्योंकि वो बेस तैयार करेगा आपका TIR का, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। ये मेरे पास में इसका नॉर्मल मैंने ले लिया भाई। अब कंसिडरेशन हम सिर्फ ये लेंगे कि हमारी रे जो है वो ट्रांसमिट हो रही है, बाउंस बैक जो है उसको भाई हम कंसिडर में नहीं लेंगे। ये मेरे पास में मीडियम हो गया, इसके अंदर मान लो मैंने वाटर भर दिया, कोई भी मटेरियल, अल्कोहल हो सकती है, ग्लिसरीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इसके अंदर में। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो मेरे पास में μ1 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, और हम ये बता रहे हैं कि μ1 जो है वो मेरे पास में लेस देन है μ2 से, यानी कि μ2 का जो मेरे पास में लाइट ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज्यादा है। मान लो ये मेरे पास में इसका एयर है तो 1 हो गया, और इसका मान लो 1.5 है, नीचे मान लो गिलास है या फिर वाटर कुछ भी हो सकता है, तो ये वैल्यू इसके कंपैरिजन में ज्यादा रहेगी। यानी कि नीचे वाला जो है वो ज्यादा गाढ़ापन बोल सकते हो आप इसके अंदर में, या फिर आप कहो कि वो थोड़ा लाइट जो है उसके अंदर में कम ट्रेवल करेगी। तो अब होगा क्या, लाइट मेरे पास में रे हमने यहां से डाली, मान लो मेरे पास में लेजर लाइट थी, वो मैंने यहां से इंसिडेंट करवाई और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर वो जाकर इंसिडेंट होती है। अब हमारा इसका एक्चुअल पाथ क्या था, एक्चुअल पाथ तो ये था, लेकिन मेरे पास में जा रही है कहां से, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है ये। अब जी कौन सी साइड में ये मूव करनी चाहिए, ये रे जो थी इसका एक्चुअल पाथ तो डेविएट होना है भाई, ये तो कंफर्म हो गया। अब जाएगी कहां पर, इसका जाने का रास्ता कुछ इस तरह से होगा, शॉर्टकट बता रहा हूं कि मान लो मेरे पास में ये डी है, कहां पर जा रही है उसको ध्यान रखो, ये मेरे पास में रेयर टू डेंसर जा रही है,
तो डी है, तो डी को बनाने के लिए आप क्या करते हैं, ये मेरे पास में कुछ इस तरह से लेके आ रहे हो, तो ये मेरे पास अगर नॉर्मल है तो आप याद रखने के लिए कर सकते हैं कि इसका टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि डी बनाने के लिए आप नॉर्मल यानी कि उसकी जो आपने यहाँ वर्टिकल लाइन लगाई है उसकी तरफ आ रहे हैं, तो आप इसको अगर नॉर्मल कंसिडर करते हैं तो आपको याद रहेगा कि मुझे अवे टुवर्ड्स द नॉर्मल अपनी रे को लेके जाना है। यानी कि अब समझ में आएगा कैसे, ये इसका एक्चुअल पाथ था, तो रे मेरे पास में कहां पर आएगी, वो टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी कि अपने एक्चुअल पाथ से ये अगर उसका एंगल आई है तो ये एंगल उसका आर, आर को यहां पर हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। पीछे भी हमने आर देखा था, वो हमने देखा था एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के नाम से, यहां पर आर जो है वो जानते हैं हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के नाम से। तो मेरे पास में आर आ गया। अब देखो अब होगा क्या कि ये मेरे पास में रे जो थी इसका जो एक्चुअल एंगल बन रहा था, अगर सीधा मेरे पास में जा रहा होता तो ये मेरे पास में एंगल पूरा बना रही होती है, लेकिन ये अपने एक्चुअल पाथ से डेविएट हो गई है, कहां पर हो रही है, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल हो गई है। तो ये एंगल जो है, ये एक्चुअल एंगल जो पहले बन रहा था जो उसके एक्चुअल पाथ से, वो इससे स्मॉलर होगा, यानी कि यहां पर मेरे पास में जो रिफ्रैक्शन एंगल है वो छोटा एंगल मेरे पास में बन जाता है। ठीक है जी। अब दूसरा केस क्या हो सकता है कि भाई ठीक है, अभी तो आपने कहा कि ये रेयर टू डेंसर जा रही है, अब ये भी तो हो सकता है कि डेंसर टू रेयर जाए, तो डेंसर टू रेयर को भी याद करने का हम क्या यूज कर सकते हैं, बिल्कुल वही सेम चीज यूज करेंगे। मान लो ये मेरे पास में ऊपर कौन सा हो गया, यहाँ पर डेंसर मीडियम हो गया और नीचे मेरे पास में रेयर मीडियम हो गया। अब रे मेरे पास में यहाँ पर इंसिडेंट हुई, इसका एक्चुअल पाथ क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या कि ये रे जो थी वो दूसरे मीडियम के अंदर में जा रही है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो मेरे पास में लेस है एज कंपेयर टू इसके। ये अगर इसका μ1 है और इसका नीचे वाले का μ2 है, और हम ये मान ले कि μ1 इज ग्रेटर देन μ2, यानी कि μ1 वाला जो है वो मेरे पास में डेंसर है एज कंपेयर टू μ2 वाला। तो अब होगा क्या, ये रे जो है वो यहां से अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। याद कैसे रखेंगे, आर बनाने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले एक वर्टिकल लाइन लगाते हैं, और जब ये इसका नीचे वाला आप लेके जाओगे तो ये क्या कर रहे हो, दूर लेके जा रहे हो इसको, कहां से, अपने इस नॉर्मल से, ये जो वर्टिकल लाइन लगाई है। तो आप यहां से याद करने का एक छोटा सा ट्रिक निकाल सकते हैं कि भाई जो मेरे पास में नॉर्मल है उससे अवे फ्रॉम द मेरी जो रिफ्रैक्टेड रे है वो जाएगी। तो यहां से होगा क्या, ये रे जो थी ये इसका एक्चुअल पाथ ये था, नॉर्मल ये मेरे पास में इतना एंगल बना रहा है, तो ये रे अब यहां से चली जाएगी, यानी कि ये एंगल जो है वो बढ़ जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी मेरी रे। तो अब आप ये मानेंगे कि ये मेरे पास में एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये मेरे पास में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो दोनों ही केसेस में आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर रे मेरे पास में रेयर टू डेंसर जा रही है तो वो क्या करेगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल आ जाएगी, और अगर वो मेरे पास में डेंसर टू रेयर जा रही है तो वो क्या चली जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाएगी। छोटा सा कंसेप्ट है, बहुत सारे चीजों को क्लियर करता हुआ आगे चलेगा ये। ठीक है जी। अब देखो, अब यहां पर कितना डेविएट होगी, कितना रिफ्रैक्ट होगी, और ये सारी चीजें कैसे हम बताएंगे। तो इसके लिए भी हमारे पास में क्या होनी चाहिए, कुछ लॉज होने चाहिए जो यूनिवर्सली हम उनके ऊपर में अप्लाई कर सकें। बिल्कुल, इसके जो मेरे पास में लॉ है वो दो लॉ इसके लिए बनाए गए हैं। पहला मेरे पास में स्नेल्स लॉ, जो कि आप लोगों ने जाना होगा। इसके अंदर में ये कहता है कि मान लो मेरे पास में ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, और यहां पर जो रे इंसिडेंट हुई है वो एंगल आई पर हो रही है, और ये जो एक्चुअल पाथ था यहां हमें नहीं पता कि वो टुवर्ड्स द नॉर्मल जा रही है फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रही है। ये यूनिवर्सली आप अप्लाई कर सकते हैं, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो इन्होंने अपने लॉ के अंदर में क्या कहा था, ये इन्होंने कहा कि भाई मेरे पास में जो रे है, तो यहां पर इन्होंने कहा कि जो रे मेरे पास में इंसिडेंट हुई है तो जो जिस मीडियम से जा रही है μ1 और जितना एंगल बना रही है उसका साइन, ये मेरे पास में साइन आई हो गया। फिर ध्यान से सुनना, मैं जो वर्ड बोल रहा हूं, जिस मीडियम से जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जितना एंगल उस मीडियम में नॉर्मल के साथ में बना रही है वो उसका साइन। फिर हम बात करें जिस मीडियम के अंदर जा रही है, दूसरा मीडियम हो गया, यानी कि मेरे पास में μ2 हो गया, तो ये मेरे पास में μ2 उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और जितना एंगल वहां पर बना रही है, यानी आप कहें कि साइन आर। तो ये उन्होंने स्नेल्स लॉ ने दिया था कि मेरे पास में इनका जो रेशियो रहेगा वो क्या रहता है, कांस्टेंट बना रहता है। यानी कि अगर मेरे पास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ गया है, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरे पास में जो है और जो मेरे पास में एंगल है, तो इसको बैलेंस करने के लिए या तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होना चाहिए या फिर मेरे पास में साइन आर जो है वो मेरे पास में कम होनी चाहिए वैल्यू, लेकिन ये वैल्यू जो है वो मेरे पास में कांस्टेंट बनी रहेगी। इसका दूसरा तरीका और भी है रिप्रेजेंट करने का, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कुछ इस तरह से कि मान लो मेरे पास में साइन आई जो इंसिडेंट हुआ है डिवाइडेड बाय साइन आर, ये रिप्रेजेंट करेंगे, और इसके साथ में आप क्या करोगे, μ2 कहां चला जाएगा, ऊपर चला गया, और μ1 मेरे पास में नीचे चला जाएगा। अब देखो सबसे कंफ्यूजिंग चीज यहां पर आती है आप लोगों के लिए कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है ना, इसको
बहुत सारी बुक्स के अंदर में गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि भाई इस केस के अंदर में मान लो मेरे पास में म्यू है, तो जिस मीडियम के अंदर में हम कंपेयर कर रहे हैं, जिस मीडियम से हम कंपेयर कर रहे हैं उसको हम रखते हैं पहले, यानी कि मेरे पास में जिससे हम जा रहे हैं, जिसका हम कंसिडर कर रहे हैं, जिसके रिस्पेक्ट में हम कंसिडर कर रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। यहां पर बोला गया है कि सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपैरिजन विद फर्स्ट मीडियम, तो हम यहां पर जो फर्स्ट मीडियम है उसके साथ में कंपेयर कर रहे हैं तो पहले आएगा, और जिसको कंपेयर कर रहे हैं वो यहां पर बाद में आएगा। बहुत सारी चीजें आप लोगों को इसके अंदर में कंफ्यूजिंग मिलेंगी, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जिसको कंपेयर कर रहे हैं वो मेरे पास में यहां पर आएगा, इसके राइट साइड में आएगा, और जिससे कंपेयर कर रहे हैं वो मेरे पास में फर्स्ट साइड के अंदर में आएगा। यानी कि बुक के अंदर में अगर आपको ये दिखाई देता है μ21 दिखाई देता है, तो आपको समझ जाना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है और नीचे मेरे पास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 है। और अगर रे मेरे पास में इंसिडेंट हुई है तो ऊपर मेरे पास में साइन आई है और नीचे मेरे पास में जो रहेगा वो साइन आर रहने वाला है। तो ये छोटी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे, इसको कंपैरिजन बोलेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। आई होप ये छोटी सी चीज आपको स्नेल्स लॉ को लेकर समझ में आ गई होगी। बहुत सारे कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस इसके ऊपर में आप लोगों के देखने को मिलते हैं। ये तो था हमारा कंपैरिजन जब हम एंगल्स के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन कई बार होता क्या है कि जो हमारे पास में रे है या फिर जो लाइट या मेरे पास में लाइट है वो भी तो भाई ईएम वेव्स की फॉर्म में चल रही होती है, यानी कि उसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं, इसके अंदर में भी फ्रीक्वेंसी होती है, इसके अंदर में भी वेवलेंथ होती है। तो क्या हम इनके बेसिस के ऊपर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं? अब देखो एक छोटा सा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है आपके एग्जाम के अंदर में कि अगर एक रे ऑफ लाइट है, एक रे ऑफ लाइट है वो इंसिडेंट हो रही है दो मीडियम के इंटरफेस के ऊपर में और वहां से वो रिफ्रेक्ट हो रही है, तो कौन सा पैरामीटर उसका जो है वो कांस्टेंट बना रहता है? कौन सा पैरामीटर उसका कांस्टेंट बना रहता है? तो आपको ध्यान रखना है कि भाई मेरे पास में जो सोर्स है, यहां पर ध्यान से सुनना कि जो सोर्स है वो किसी लाइट को या फिर कोई भी रे है उसको हमारे पास में जो जनरेट कर रहा है वो एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी से कर रहा है। भाई मैंने ए बोला, बे बोला, कुछ भी बोला मैंने, तो उसकी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी मेरी यहां से जनरेट हो रही है, क्योंकि मेरे पास में जो वोकल कॉर्ड्स थी वहां पर जो वाइब्रेशंस हुई उन्होंने एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी जनरेट करी। अब वो फ्रिक्वेंसी क्या है? वो तो मूव करना है उसको, वो तो कभी चेंज नहीं हो सकती। भाई ए है तो ए ही जाएगा आगे, अगर अगले को वो चीज सुननी है तो वो फ्रिक्वेंसी उसके कान में वही पड़ेगी। लेकिन अगर मुझे उसकी फ्रिक्वेंसी चेंज कर दी तो वो वर्ड का जो भाव था, जो वर्ड का मतलब था, वो चेंज हो जाएगा। मान लो मैंने ए बोला और उसका अगले को बे सुन रहा है, यानी कहीं ना कहीं उसकी फ्रिक्वेंसी डिस्टोर्ट हो गई है। लेकिन जो सोर्स होता है वो अपनी फ्रिक्वेंसी को सेम जनरेट करता है और उसको प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर दो इंटरफेस मेरे पास में आ गए हैं, तो इंटरफेस पर गिरने से उसकी फ्रीक्वेंसी के अंदर में चेंज नहीं आता है। तो आप ये कहेंगे कि अगर मेरे पास में इंटरफेस पर लाइट गिरती है, रिफ्रैक्शन होता है, तो उसका एक पैरामीटर हमेशा कांस्टेंट रहता है और वो पैरामीटर होता है फ्रीक्वेंसी। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। वेवलेंथ उसकी चेंज हो जाती है, स्पीड उसकी चेंज हो जाती है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट बनी रहेगी, क्योंकि हमने जाना कि सोर्स जो है वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को जनरेट करेगा और वही आगे वाला सुनने की कोशिश करता है। तो इसके बेसिस पे क्या हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को या स्नेल्स लॉ को डिफाइन कर सकते हैं? वेवलेंथ के ऊपर में बिल्कुल कर सकते हैं जी। हमने कहा कि μ21, आप समझ गए होंगे कि किसका कंपैरिजन किसके साथ में कर रहा हूं? सेकंड मीडियम का कंपैरिजन कर रहा हूं मैं फर्स्ट मीडियम के कंपैरिजन के साथ में, यानी कि सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम के साथ कंपेयर कर रहा हूं, जिससे आपको यह समझ में आएगा कि सेकंड मीडियम मेरे पास में डेंसर है या फिर रेयरर है। अगर ये वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 आ जाएगी तो आप कहेंगे कि फर्स्ट मीडियम जो मेरे पास में वो डेंसर हो गया। भाई देखो ना आप लोग, अगर मान लो ऊपर 1.5 है और नीचे मेरे पास में 1 आ गया इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये मेरे पास में ऑटोमेटिकली क्या हो गया? डेंसर हो गया। लेकिन अगर ये वैल्यू कुछ इस तरह से होती है 0.5 और नीचे मेरे पास में 1, तो आप लोग देखेंगे कि ये वैल्यू मेरे पास में ग्रेटर देन 1 आएगी। सॉरी, इसके अंदर में मेरे पास वैल्यू लेस देन 1 आएगी। लेस देन 1 आने से आप समझ गए होंगे कि नीचे वाला मेरे पास में डेंसर है और ऊपर वाला मेरे पास में रेयर होगा। यानी कि ये वैल्यू जो है वो अगर इन दोनों का रेशियो मेरे पास में ग्रेटर देन 1 आता है देन इट विल बी डेंसर ऊपर वाला, और अगर लेस देन 1 आ रहा है मेरे पास में तो ऊपर वाला क्या हो गया? मेरे पास में रेयरर मीडियम हो गया। ठीक है जी। चलो अब देखते हैं इसके कैसे हम इसको वेवलेंथ के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको कंपेरिजन करेंगे μ21 से, तो यहां पर आप लोग देखेंगे कि वेलोसिटी मेरे पास में v1 और दूसरे की मेरे पास में v2 होती है, और यहां पर आप लोग इसका μ2 डिवाइडेड बाय μ1 कर रहे हैं। तो वेवलेंथ को जब हम कंपेयर करते हैं तो वेवलेंथ के कंपैरिजन के अंदर में जो मेरे पास में ऊपर लिखा हुआ है उसका अपोजिट यहां पर लिखना है, μ1 लिखना है। नीचे मेरे पास में μ1 लिखा हुआ है तो इसकी वेवलेंथ मेरे पास में λ2, यानी कि क्रॉस में आप चलेंगे तो ये कंपैरिजन कुछ इस तरह से होता है, μ2 λ2 μ1 λ1।
ठीक है, ये छोटा सा क्वेश्चन था, इसके ऊपर में आप लोग क्वेश्चन पूछता है वेवलेंथ के कंपैरिजन के साथ में, तो आप इजीली बता सकते हैं कि μ2 डिवाइडेड बाय μ1 है, तो यहाँ पर आप लोग याद रखने के लिए कर सकते हैं, इसका अपोजिट जाएगा वेवलेंथ के अंदर में λ1 और λ2 यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है जी, अब चलो इसका जो एप्लीकेशंस हैं उसके ऊपर में देख लेते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मेरे पास में क्या क्या एप्लीकेशंस चलती हैं। तो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये है कि मान लो आपने कॉइन था और कॉइन को यहाँ पर आपने रखा हुआ है, लेकिन आपको एक्चुअली वो दिखता यहाँ पर है, तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कितना में उसकी रियल डेप्थ है और कितनी उसकी एपरेंट डेप्थ है। देखो एक्चुअल में जो दिखना है वो एक्चुअल जो कॉइन है वो इसके सरफेस से, जो मेरे पास में कॉइन ये इंटरफेस है इसके सरफेस से जो लाइन यहाँ पर है, इसको हम बोलते हैं मेरे पास में रियल डेप्थ। ये मेरे पास में रियल डेप्थ है, और ये जो जहाँ पर आपको दिखेगा ये बड़े इसके अंदर में मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, उसके ऊपर में जाने की आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ जितना बताया जा रहा है उतना ध्यान रखो। और ये जो मेरे पास में ये मेरे को दिख रहा है एपरेंट डेप्थ, यानी कि जो एक्चुअल में है नहीं लेकिन मेरे को ऐसा एहसास हो रहा है कि वो जो कॉइन है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है या कुछ भी आप लोगों ने नीचे डाला हुआ है वो यहाँ पर मेरे को दिखाई देगा। तो ये कैसे हम कंपेयर करेंगे कि भाई मेरे पास में कितना एपरेंट डेप्थ होगा। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि रियल डेप्थ बताओ, या फिर पूछ लिया जाता है कि एपरेंट डेप्थ बताओ। तो यहाँ पर ऊपर मेरे पास में एयर होगी और नीचे इसके अंदर में वाटर होगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा ऑब्वियसली एज कम्पेयर टू एयर। तो हमें इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपेयर करने आने चाहिए, म्यू वाटर का किसके कंपैरिजन में, मेरे पास में एयर के कंपैरिजन में, यानी कि जो अगर रेशियो आएगा तो मेरे पास में डेंसर आ रहा है, तो रे जो आ रही है वो मेरे पास में रेयर टू डेंसर आ रही है। क्यों? क्योंकि वाटर का जो रहता है वो ज़्यादा रहता है, 1.75 के आसपास रहता है, और एयर का जो रहता है वो 1 रहेगा। तो ये वैल्यू जो आएगी मेरे पास में ग्रेटर देन 1 आएगी, यानी कि रे को आप समझ पा रहे हैं कि एयर टू वाटर जा रही है, किसके अंदर में जा रही है, एयर टू वाटर जा रही है, तो रेयर टू डेंसर मेरे पास में रे जारी होगी। और अगर आप लिखना चाहें म्यू ओमेगा ना वाटर म्यू ए, कुछ इस तरह से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहां पर ध्यान रखना आप लोग कि यहां पर जो आप लोगों की रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ के ऊपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक्चुअल डेप्थ कितनी होगी, एपरेंट डेप्थ कितनी होगी। तो यहां पर आपको ऊपर आएगा मेरे पास में रियल डेप्थ, ऊपर आती है रियल डेप्थ, और नीचे आएगा मेरे पास में एपरेंट डेप्थ। एपरेंट डेप्थ वैसे छोटा सा फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, और बहुत सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर में आप लोगों को मैं करवा दूंगा, और आप लोग देखेंगे कि पीछे के क्वेश्चन जो अगर फेवरेट पेपर्स होते हैं जिसके अंदर में जो भी एग्जामिनर होता है उसका इसके ऊपर में क्वेश्चन देने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसके ऊपर में क्वेश्चंस आप लोगों को करवाए जाएंगे। आप लोगों को ध्यान रखना है कि रियल डेप्थ यानी कि जो एक्चुअल में दिख रहा है वो, और एपरेंट डेप्थ सॉरी जो एक्चुअल में जहां पर गिरा हुआ है वो रियल डेप्थ है, और जितना मुझे दिख रहा है वो उसकी एपरेंट डेप्थ है, जो कि मुझे इसका ऊपर की साइड में दिखाई देगा। तो आप लोग ये इसका कैसे निकालते हैं वो सारी कैलकुलेशन आप लोग को ध्यान में रखनी चाहिए। अब हमारे पास में जो रिफ्रैक्शन के कंसेप्ट थे वो क्लियर हो चुके हैं, बाकी आप लोगों को नोट्स मिलेंगे तो उसके अंदर में एप्लीकेशंस थी वो थोड़ी थोड़ी आप देख सकते हैं कि जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है या फिर जो सनसेट है वो 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद तक हमें सनराइज और सनसेट जो 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद तक भी हमें दिखाई दे रहे होते हैं, वो सारा रिफ्रैक्शन के कारण होता है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार हो गया, मेरे पास में पेंसिल का ऊपर पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना जब पानी के अंदर में हम उसको डाल देते हैं, कितनी ही एप्लीकेशन इसके बेसिस पे आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसके ऊपर में बार बार आप लोग देखते हैं कि आपका जनरल साइंस से वहाँ पर क्वेश्चन उठ के आ जाता है, और आप लोग को कंसेप्ट अगर समझ में आ जाता है तो कितनी भी एप्लीकेशन उसके ऊपर में बना के आप लोगों को दे समझ में आ जाएंगी। इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के नाम से। अब यहाँ पर पढ़ा हम रिफ्लेक्शन रहे हैं, लेकिन कंसेप्ट आप रिफ्लेक्शन का दे रहे हो साहब, ये कैसे हो गया? देखो जुड़ा हुआ ये रिफ्रैक्शन के साथ में, मैंने कहा था ना कि मैं जो अभी कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं आपको रेयर और डेंसर वाला, वही आपकी नींव तैयार करेगा TIR यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। अब वो था क्या, उसके अंदर में हमने कहा कि मान लो मेरे पास में एक मीडियम है, नीचे हमने मीडियम ले लिया है और इसके अंदर में मान लो मैंने वाटर भर दिया या जो भी मेरे पास में डेंसर मीडियम हो वो मैं रख लेता हूं, और ऊपर मान लो मेरे पास में एयर है, ये मेरे पास में एयर है और नीचे मेरे पास में डेंसर मीडियम है। अब जो जो कंसेप्ट आपको बता रहा हूं ना ध्यान से सुनते हुए चलना इसको। अब आपको करना क्या है, यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। लो जी, हमने इसका एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब आपको पहली रे इंसिडेंट करवानी है, यहां पर आपने पहली रे जो थी वो इंसिडेंट करवाई भाई। अब आप देखेंगे कि नीचे मेरे पास में डेंसर मीडियम है और ऊपर मेरे पास में रेयरर मीडियम है, ऊपर रेयरर है और मेरे पास में ये डेंसर मीडियम है। तो यहां से आप देखेंगे कि रे ऑफ लाइट है, उसका एक्चुअल पाथ तो क्या था, ये था मेरे पास में, लेकिन हुआ क्या कि ये कहां चली जाएगी, ये चली जाएगी मेरे पास में
किस में जा रही है, ये रेयर के अंदर में जा रही है, डेंसर टू रेयर जा रही है, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी इसका नॉर्मल ये है, तो ये रे कुछ इस डायरेक्शन में चली जाएगी, ये रे मेरे पास में यहाँ चलेगी। इस एंगल को बोल लेता हूँ मैं एंगल I1 हो गया मेरे पास में, इंसिडेंट एंगल 1 हो गया। अब क्या करेंगे, दूसरी रे को मैं इंसिडेंट करवाता हूँ। दूसरी रे मैंने यहाँ पर इंसिडेंट करवाई, लो जी ये दूसरी रे मेरे पास में आ गई है। इसका एक्चुअल पाथ क्या है, इसका एक्चुअल पाथ कुछ ये है। अब होगा क्या कि ये रे जो थी वो अपने एक्चुअल पाथ से डेविएट हो जाएगी। क्यों भाई, क्योंकि रे जो है वो कहां से कहां जा रही है, वो डेंसर टू रेयर जा रही है, तो वो कहां जाएगी, वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाएगी। ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया कैसे आप इसको याद रखेंगे कि ये नॉर्मल आप मान रहे हैं, तो यहां से इसका अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये रे जो जा रही थी इसका एक्चुअल पार्ट डेविएट हो गया, कुछ इस डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, अब क्या करूं मैं, इसको थोड़ा सा और चेंज कर देता हूं, इसके एंगल को और चेंज करता हूं, और ये मैंने इस पॉइंट पर इसका एंगल डाला, ये दूसरा एंगल जो बना रही है ये एंगल I2 बनाया। पहला मेरे पास में इंसिडेंट एंगल I1 था, दूसरा एंगल I2 बना रहा हूं मैं, और अब तीसरा जो बना रहा हूं इसको मैं बोलूंगा IC के नाम से मैं जानूंगा। क्यों जानूंगा, अभी समझ में आती है चीज। ये जैसे रे में डालूंगा तो आपको ये तो पता है कि भाई रे जो है वो अपने एक्चुअल पाथ से डेविएट हो जाएगी, लेकिन डेविएट कहां होगी, वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रही है। लेकिन इस पर्टिकुलर एंगल के ऊपर में जब मैं एंगल को चेंज करते 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 इस पर्टिकुलर एंगल पर पहुंच जाता हूं, इस पर्टिकुलर एंगल पर, तो ये रे जो है ना वो हो जाती है 90 डिग्री बनाना शुरू कर देती है। किसके साथ में, नॉर्मल के साथ में, तो ये 90 डिग्री बना दिया। जिस एंगल पर, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, जिस एंगल पर, जिस इंसिडेंट एंगल पर मेरी रे जो है वो इंसिडेंट एंगल जिसके ऊपर में रिफ्रैक्टेड रे जो है वो 90 डिग्री एंगल बना दे। फिर से सुनो इस पॉइंट को कि वो इंसिडेंट एंगल यानी कि ये I2 सॉरी ये जो एंगल यहां पर मैं दे रहा हूं इसको, जो वो एंगल जिसके ऊपर में रे यानी कि जो रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल के साथ में 90 डिग्री का एंगल बना देती है, उसको हम बोलते हैं कि ये मेरे पास में क्रिटिकल एंगल है। कौन सा एंगल है भाई, ये क्रिटिकल एंगल के नाम से जानते हैं, क्रिटिकल एंगल। अब होगा क्या इस क्रिटिकल एंगल के बाद में, अगर मैं उसको सही से यहां पर आपको समझा पाऊं इसके अंदर में, तो जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा और चेंज करूंगा, थोड़ा सा चेंज करूंगा, बहुत माइन्यूट सा, तो ये रे जो इंसिडेंट हुई है ना इस पर्टिकुलर एंगल पर, वो रिफ्रैक्ट बैक कर जाएगी। किसके अंदर में, सेम मीडियम के अंदर में क्या कर जाती है, वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है। और इसी को हम जानते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी कि मैं दे तो रहा हूं क्या, इंटरफेस के ऊपर में, इस पर्टिकुलर पॉइंट के इंटरफेस पे लाइट को मैं इंसिडेंट करवा रहा हूं, लेकिन वो बाहर नहीं गई है। कब नहीं गई है, जब मैं उस क्रिटिकल एंगल को क्रॉस कर चुका हूं। मान लो मैं 90 डिग्री, ये मान लो मेरे पास में 30 डिग्री एंगल था जिसके ऊपर में मैंने डाला, और रे जो थी वो 90 डिग्री पर मेरे पास में रिफ्रैक्ट बैक हो गई है, यानी कि यहां से 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो यहां पर मैं 30.1 भी करूंगा ना, तो ये रे क्या करेगी, वो वापसी रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी सेम मीडियम में, और वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करना शुरू कर देगी। यानी कि ये अगर एंगल मेरे पास में, ये पर्टिकुलर एंगल जिसको मैं अभी ग्रीन से शो कर रहा हूं, अगर ये 30.1 एंगल है ना, तो ये जो रिफ्लेक्ट बैक होके आई है ये भी उसी लॉ को फॉलो करेगी और 30.1 डिग्री का ही ये एंगल बनाती है। इसी को हम जानते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के नाम से। अब देखो इसके अंदर में कंसेप्ट क्या रहेगा, बिल्कुल वही हम ओम जो हमारे पास में स्नेल्स लॉ था उसका यूज करते हैं। जिस मीडियम से जा रही है, मान लो मेरे पास में मीडियम μ1 है और इसका मीडियम μ2 है, तो ये मेरे पास में μ1 किस एंगल पर, जो साइन I पर जा रही है और कितने पे रिफ्रैक्ट हो रही है, अगर μ2 उसका सेकंड का है और साइन R वहां पर मेरे पास में वो रिफ्रैक्शन का है। तो स्नेल्स लॉ को हम यहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि साहब ये बताओ कि वो क्रिटिकल एंगल क्या रहेगा, किस क्रिटिकल एंगल पर मेरे पास में जो रे है वो रिफ्रैक्ट जो कि मेरे पास में 90 डिग्री का बना देगी। अब क्रिटिकल एंगल उसने पूछ लिया, तो आपको सीधा दिमाग के अंदर में क्या आना चाहिए कि भाई अगर मेरे पास में क्रिटिकल एंगल पर लाइट आ रही है तो रिफ्रैक्टेड एंगल मेरे पास में क्या बन जाने वाला है, वो तो मेरे पास में 90 डिग्री का बन जाएगा। तो आप लोग देखेंगे कि μ1 साइन I सी क्रिटिकल एंगल, इसको थोड़ा सा मैं रब कर देता हूं, हाँ ये मेरे पास में अब क्या गया, ये क्रिटिकल एंगल, इसको भी वो कर देते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये मेरे पास में आ गया μ1 साइन I, और दूसरा ये क्या हो गया, यहां पर मेरे पास में क्या बन जाएगा μ2 साइन 90, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंट था वो मेरे पास में क्रिटिकल एंगल कहलाएगा। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के अंदर में, वो इसका जो क्रिटिकल एंगल है वही निकालना आपसे पूछा जाता है। तो ये देखेंगे कि μ1
साइन आई सी, और ये मेरे पास में म्यू 2 हो गया क्योंकि साइन 90 की वैल्यू जो मेरे पास में 1 हो गई है। तो आई सी अगर आप लोगों को निकालने के लिए बोलेगा तो म्यू 2 डिवाइडेड बाई म्यू 1, और साइन इनवर्स म्यू 2 बाई म्यू 1, ये मेरे पास में इसका फॉर्मूला। ठीक, तो यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि मेरे पास में जो आईसी निकालने के लिए अगर आप लोगों को कैलकुलेट करना पड़ जाए, तो मैं इसको रब करके नेक्स्ट पेज पर जा रहा हूं। तो यहां पर आप लोग समझ गए होंगे कि जो भी क्रिटिकल एंगल है, जिस क्रिटिकल एंगल पर मेरे पास में रिफ्रैक्टेड रे जो है वो 90 डिग्री का एंगल बना देगी, तो वो मेरे पास में कैसे निकालेंगे, आई सी दैट विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स म्यू 2 डिवाइडेड बाई म्यू 1। ये फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस फॉर्मूले के ऊपर में आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो ये 90 डिग्री का आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। और इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, पहली चीज़ कंडीशंस आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशंस क्या है। तो आपने देखा था कि रे जो थी वो डेंसर टू रेयर जा रही थी, तो यही पहली कंडीशन है कि डेंसर टू रेयर जानी चाहिए। अगर मान लो रेयर टू डेंसर जा रही है, क्या कभी हमारे पास में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सकता है? देखो क्यों नहीं हो सकता। यहां पर मेरे पास में रे जो है इंसिडेंट हुई इस पर्टिकुलर एंगल के ऊपर में। अब ये इसका एक्चुअल पाथ था, मैं बात कर रहा हूं जब रेयर टू डेंसर जा रहा हूं, तो आपने समझा था कि रे जो है वो टुवर्ड्स द डेंसर, अगर डेंसर में जा रही है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल मूव करेगी। फिर मान लो मैंने एंगल ये बढ़ाया तो ये और इसके पास में आ जाएगी, फिर मैंने एंगल बढ़ाया तो ये और पास में आ जाएगी। एक टाइम आएगा कि ये जीरो एंगल बना लेगी, यानी कभी भी ये इस मीडियम के अंदर में एंटर नहीं करेगी। तो हमारे पास में अगर रे जो है वो रेयर टू डेंसर जा रही है, देन never be any total internal reflection. The must condition is this कि रे जो हमारे पास में है वो डेंसर टू रेयर ही जानी चाहिए, तभी हम TIR को फॉलो कर सकते हैं। और दूसरा मेरे पास में क्या कंडीशन होती है, दूसरी कंडीशन ये है कि जो रे इंसिडेंट एंगल है वो ग्रेटर देन होना चाहिए मेरे पास में क्रिटिकल एंगल के। अब क्रिटिकल एंगल का आपको कंसेप्ट पता है कि जहां पर मेरे पास में रे जो है वो रिफ्रैक्ट हो जाती है 90 डिग्री पर। अब ये क्रिटिकल एंगल निकालने का फॉर्मूला भी आप लोगों को अभी बताया गया है, क्या होता है, साइन इनवर्स म्यू 2 डिवाइडेड बाई म्यू 1। म्यू 2 यानी कि दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और म्यू 1 यानी मेरे पास में पहले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिससे मेरे पास में रे जा रही होती है। ठीक है जी, तो ये मेरे पास इसके वर्किंग जो कैसे हम TIR पर काम करते हैं वो सारी चीज़ यहाँ पर बताई गई है। इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, जैसे स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड है, नोट्स मिलेंगे वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसको। जो हमारे पास में हीरा होता है वो कुछ इसी कंसेप्ट के ऊपर में चमक रहा होता है कि यानी कि लाइट एक बार एंटर कर गई तो उसकी कटिंग जो होती है, देखो डायमंड की जो बोलते हैं ना कि असली प्राइस जो होती है वो उसकी कटिंग के हिसाब से देखी जाती है, क्योंकि जितना लाइट इसके अंदर में ट्रेवल करेगी, जितना लाइट इसके अंदर में ट्रेवल करेगी उतना इसके लिए क्या होता है, बेनिफिट होता है, उतना ही हमारे पास में चमकदार दिखाई देता है। यानी कि जो हमारे पास में डायमंड्स की कटिंग कुछ इस हिसाब से बनाई जाती है कि वो आईसी यानी कि जो क्रिटिकल एंगल है जिसके अंदर में उससे थोड़े से एंगल के ऊपर में वो क्या करे, इंसिडेंट हो, और फिर वो इंटरनली ही लाइट हमारे पास में क्या करे, घूमती रहे, जिसके कारण में हीरा जो है वो चमकता हुआ दिखाई दे। दूसरी बात करें, जो हमारे पास में बबल्स होते हैं पानी के, भाई अगर मान लो पानी के अंदर में कोई बबल है तो उसके अंदर में भी लाइट एक बार एंटर कर गई है तो वो अंदर ही अंदर घूम रहा होता है, लाइट घूम रही होती है, तो आपको वो बबल जो वो चमकदार दिखाई देता है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मिराज। मिराज होता क्या है, मिराज होता है एक ऑप्टिकल इल्यूजन होता है कि मान लो आप समुद्र के अंदर में, मान लो रेगिस्तान के अंदर में जा रहे हैं, यहाँ पर कोई एक पेड़ है और इसकी जैसे आप लोग यहाँ पर जा रहे हैं तो आपको ये दिखता है कि ये जो इसकी परछाई है, या फिर आपको ऐसा दिखता है कि यहाँ पर अर्थ के नीचे या फिर इस डायरेक्शन में एक दूसरा पेड़ ही मेरे पास में दिखाई देता है। तीसरा मिराज को आप ये भी बोल सकते हैं मृग तृष्णा के नाम से भी जानते हैं, यानी कि कोई भी जो राजस्थान के अंदर में या फिर जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो बहुत गर्म लू चलती है वहाँ पर, तो जिसके कारण में हमारी रे जो है वो डेंसर टू रेयर की तरफ में आ रही होती है, तो उसको ऐसा लगता है कि वहाँ पर क्या है, पानी जो है लहरा रहा होता है। जब आप गर्मियों के अंदर में भी ट्रैवल करते हैं तो आपको दिखता है कि रोड के ऊपर में जो है कुछ पानी जैसा लहरा रहा होता है, तो वो सारी किसके कारण में हो रही है, मेरे पास है मिराज के कारण में हो रही है, यानी कि मृग तृष्णा के कारण वो उस कंसेप्ट को हम जानते हैं। तो सारा मेरे पास में क्या है, जो कंसेप्ट है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से ही लेकर चलता है। नेक्स्ट हम देखें कि मेरे पास में जो ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं जिसके अंदर में रे आप लोग देखते हैं, मान लो कहीं पर भी आप देखते हैं जियो फाइबर्स का आ रखा है, BSNL का जो एयरटेल फाइबर्स आ रखे हैं, तो उनके अंदर में चलता क्या है, आजकल बेसिकली एक लेज़र सोर्स होता है जहाँ से सिग्नल्स को जो है लेज़र के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है।
तो वो मेरे पास में यहाँ पर इंसिडेंट होंगे इस पर्टिकुलर क्लैडिंग के ऊपर में, जो कोर होती है उसके ऊपर में इंसिडेंट होते हैं, और फिर इंटरनली क्या करते हैं वो इस डायरेक्ट इतने एंगल पर इंसिडेंट करवाए जाते हैं कि रिफ्लेक्शन जो हो, मतलब जो यहाँ पर हो मेरे पास में, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए। तो रे क्या करेगी, वो इंटरनली रिफ्लेक्ट बैक होते हुए, और जहाँ पर भी मेरे पास में सोर्स है उस पर्टिकुलर जो मेरे पास में डेस्टिनेशन है वहाँ पर पहुँच जाती है। तो लाइट बेसिकली इसके अंदर में किस कंसेप्ट के थ्रू फ्लो कर रही है, वो मेरे पास में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को ध्यान में रखते हुए मेरे पास में मूव कर रही है। तो ये सारे कंसेप्ट आप लोग जो नोट्स मिलेंगे उसके अंदर में भी देख सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को रिफ्रैक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो कंसेप्ट था वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसके अंदर मैं बात करूंगा लेंसेज को लेके। ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है, बस छोटी सी क्लास होगी, 10-15-20 मिनट की क्लास होगी। उसके बाद में लाइट हमारा पूरा कंप्लीट है। कुछ हमारे पास में आइज़ के क्या क्या हमारे पास में जो डिजीज़ होती हैं उसके ऊपर में थोड़ा सा देख लेंगे, जिससे एक नंबर के क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाते हैं। और फिर हमारा लाइट चैप्टर ख़त्म है, जो कि आपके जनरल साइंस को पूरा कवर कर देगा। मैंने कहा था ना आपको कि लाइट जो है ना बहुत बड़ा चैप्टर है, और एग्जामिनर कहाँ से क्या क्वेश्चन उठा के दे दे कुछ नहीं पता होता, लेकिन आपको अपने कंसेप्ट्स के ऊपर में ध्यान रखना होता है। अगर आप कंसेप्टली बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग हैं, मान लो एग्जामिनर ने ये दे दिया होता भाई क्रिटिकल एंगल निकाल के बताओ। अब क्रिटिकल एंगल आप लोगों को पता तो है कि भाई मेरे पास में रे वहाँ से जो उसके बाद में रे मेरे पास में रिफ्रैक्ट बैक होना शुरू हो जाएगी, लेकिन अगर आप ये कंसेप्ट भूल जाते हैं कि क्रिटिकल एंगल के ऊपर में जो रे है वो मेरे पास में रिफ्रैक्टेड रे वो 90 डिग्री के ऊपर में इंसिडेंट हो 90 डिग्री पर रिफ्रैक्ट हो जाती है, तब तक आप इस लो को इस कंसेप्ट को लगा नहीं सकते थे। तो ये आपको क्रिटिकल एंगल या छोटी छोटी चीज़ें जो समझ में आनी चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालते हैं वो समझ में आना चाहिए। लैम्डा 1 लैम्डा 2 ये मैंने आप लोगों को बताया कि अगर वेवलेंथ के बेसिस के ऊपर में पूछ लेता है तो क्या करना है। ये मैंने बताया आपको कि जब रे जो है 2 मीडियम के अंदर में जा रही है तो कौन सा जो पैरामीटर है उसका, क्योंकि 3 पैरामीटर है मेरे पास में, उसका फ्रिक्वेंसी है, वेलोसिटी है और वेवलेंथ है। तीनों के अंदर में कौन सा मेरे पास में कांस्टेंट रहता है, तो जो हमारे पास में फ्रिक्वेंसी है वो कॉन्सेप्ट उसका वो पैरामीटर उसका कांस्टेंट रहता है, बाकी सारे उसके अंदर में चेंज होते रहते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में। बाकी आप जुड़ना चाहें तो भाई टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर में जाकर जुड़ सकते हैं फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच।